नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, आज हम थोड़ी सी अलग बात करने वाले हैं, हालांकि कोई नई बात नहीं है बट फिर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिशियंस ने जो डिसग्रेस किया है इंडियन फुटबॉल को, उसके रिगार्डिंग ऐसे कुछ इंसिडेंट हमारे जो इंडियन फुटबॉल में हुए हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि बताते बताते शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बट मैं कुछ मेजर जो इंसिडेंट है वो बताना चाहूंगा जिन्होंने इंडियन फुटबॉल में बहुत बड़ा तहलका मचाया था। तो सबसे पहला इंसिडेंट था फीफा का बैन लगाना इंडियन फुटबॉल टीम पर। और ये पूरे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में पॉलिटिशियंस की वजह से अगर कोई सबसे बड़ा दाग लगा है तो यही था। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि प्रफुल्ल पटेल जो कि एक बहुत बड़े नेता है, वो 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद पर आते हैं और 2020 तक अपने 12 साल पूरे करते हैं, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स कोड जो है उसके अकॉर्डिंग 12 साल से ज्यादा कोई भी इंसान जो है किसी भी फेडरेशन में एज अ प्रेसिडेंट सर्व नहीं कर सकता। बट प्रफुल्ल पटेल जो है 2022 तक, मतलब कि 2 साल ज्यादा एज अ प्रेसिडेंट बने रहते हैं। इलेक्शंस होते ही नहीं है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। तो उसके बाद ये जो केस है ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहले तो प्रफुल्ल पटेल को जो है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पद से निकाल दिया जाता है। पहला तो ये काम होता है। उसके बाद लेकिन तुरंत में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चलाने के लिए वो 3 मेंबर्स की COA यानी कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अपॉइंट कर देते हैं, जो कि फीफा के अनुसार बिल्कुल भी लीगल नहीं है। फीफा ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि फुटबॉल फेडरेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आए, और जो कि सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था। तो उसके बाद फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर टेम्पररी बैन लगा दिया कि जब तक आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की खुद की कमेटी नहीं लेकर आते हैं तब तक आपके ऊपर बैन लगा रहेगा। तो हालांकि ये बैन बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, बट फिर भी फीफा का बैन लगाना इंडियन फुटबॉल पर ये बहुत ही बुरी बात थी। दूसरा इंसिडेंट भी 2022 में ही होता है, जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शंस में सभी की ये मांग थी, फैंस की, कोचेस की, प्लेयर्स की, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, कि कोई फॉर्मर प्लेयर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है सर्व करना चाहिए। जिसके बाद 2 कैंडिडेट निकल कर आते हैं, बाईचुंग भूटिया और कल्याण चौबे। अब कल्याण चौबे का नाम एकदम से निकल के आता है क्योंकि उस टाइम तक उनके नाम की कोई बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं चल रही थी। बट बाईचुंग भूटिया हमारे इंडियन फुटबॉल के लेजेंड है, तो उनका नाम सभी को पता था और सबको, फैंस को तो मतलब ऐसे लग रहा था कि शायद बाईचुंग भूटिया ही अब हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। बट उस टाइम पर दूसरा पहलू ये भी था कि कल्याण चौबे जो है वो बीजेपी से आते हैं, जो नेशनल लेवल पर सबसे पावरफुल पार्टी है, और AFF के इलेक्शंस में उसका इंटरफेरेंस दिखता भी है, जब बीजेपी के पावरफुल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस के कारण सारा जो फेवर है, जितने भी स्टेट अफेयर्स जो होते हैं वो कल्याण चौबे को सपोर्ट करते हैं। और इलेक्शंस का जो रिजल्ट आता है उसमें 34 में से 33 वोट्स जो है वो कल्याण चौबे को मिलते हैं, केवल 1 वोट जो है बाईचुंग भूटिया को मिलता है। जिससे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कितना हेल्प करता है किसी पर्सन को अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में जाना चाहे। लेकिन बाद में वो जो डिसीजन है वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन साबित होता है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप 100% फुटबॉल फैंस में से देखें तो 99% जो है वो अभी के प्रेसिडेंट से खुश नहीं है। केवल 1% जिनसे उनको फायदा हो रहा है वो खुश है। तो यहां पर एक बार फिर से पॉलिटिशियंस की वजह से इंडियन फुटबॉल जो है वो डिसग्रेस होते हुए दिखा है। देन तीसरा जो इंसिडेंट था वो बहुत ही वायरल हो गया था, जिसमें कि आपने देखा 2022 में जब डूरंड कप हुआ था तो उस टाइम फाइनल में बेंगलुरु FC ने अपनी ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद बेंगलुरु FC के कैप्टन एंड इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ट्रॉफी कलेक्ट करने के लिए एंड फोटो सेशन के लिए जाते स्टेज पर, और वहां पर स्टेज पे मौजूद होते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर गणेशन अय्यर। और गणेशन अय्यर जो है वो फोटो में सही से आने के लिए सुनील छेत्री को एक हल्का सा धक्का दे देते हैं। तो यहाँ पर गणेशन अय्यर एक जेंटल वे में सुनील छेत्री को कह भी सकते थे कि आप हल्का सा थोड़ा सा साइड हुई है तो अच्छी फोटो आ सकती है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए उस टाइम पे फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फैंस की भावना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि सुनील छेत्री को धक्का दे देते हैं, जिसके बाद सारे फैंस बहुत नाखुश होते हैं। और सोशल मीडिया पर आपने देखा था ये काफी वायरल भी हुआ था, फैंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया था जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, बट मोटी चमड़ी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो कि उस टाइम भी दिखा था। देन चौथा जो इंसिडेंट है वो 2023 में मणिपुर वायलेंस जब हो रहा था उस टाइम का है, जब अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था नॉर्थ ईस्ट में जितने भी चीजें चल रही थी उसको लेकर। और उस टाइम पे जमशेदपुर FC के जो प्लेयर थे श्याम डंगल, उन्होंने अमित शाह के स्टेटमेंट पर कुछ कहा था जो कि थोड़ा अनपार्लियामेंटिक लैंग्वेज में था,
एंड ह्यूमिलेटिंग कमेंट थी थोड़ी। तो ऑब्वियसली जो उनकी पार्टी होगी वो इसके ऊपर आपत्ति जताएगी, बट आपत्ति को थोड़ा अलग तरीके से जताया जाता है। और मैं ये कहूंगा कि आपत्ति नहीं जताई जाती, सीधे सीधे धमकी दी जाती है। जमशेदपुर के जो बीजेपी प्रेसिडेंट होते हैं वो ट्वीट में अपॉलॉजी के लिए कहते हैं श्याम डोंगल को, और ट्वीट में जमशेदपुर पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मेंशन करते हुए वो ये कहते कि अगर 24 घंटे में अपॉलॉजी नहीं आई तो जमशेदपुर एफसी को खेलने नहीं दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर विरोध नहीं है, ये सीधे सीधे एक धमकी है क्लब को भी एंड प्लेयर को भी। तो उसके बावजूद ऑब्वियसली जो है जमशेदपुर एफसी के ऊपर थोड़ा दबाव बनता है एंड श्याम डोंगल जो है एक ट्वीट में माफी मांगते हैं। तो यही कुछ इंसिडेंट है जहां पर यह दिखता है कि स्पोर्ट्स से ऊपर है पॉलिटिक्स, जबकि हमेशा इसका उल्टा होना चाहिए, स्पोर्ट्स ऊपर होना चाहिए और पॉलिटिक्स नीचे होना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ इंसिडेंट पता है तो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि हम भी उनके बारे में जान पाएं। हालांकि लिस्ट में काफी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, बट आपको कौन से पता है वो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं इन इंसिडेंट के ऊपर या जो आपको पता है, आपके थॉट्स आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।